हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। बेसिकली हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट एक पंप होता है जो कि पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है। इससे हमारे शरीर का हर ऑर्गन, चाहे वो ब्रेन हो, लंग्स हो, लिवर हो, किडनी हो, सब जगह पे ब्लड सप्लाई मिलता है। जब हार्ट की ताकत इतनी कम हो जाती है कि वो पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुँचा पाता और एक तरह से वो ब्लड पंप करने की ताकत खो चुका होता है, तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी एक तरह से वो अपने काम में फेल हो जाता है। तो वैसे केसेस में व्यक्ति को तकलीफ़ होना चालू हो जाती है। वैसे पेशेंट्स में लोगों को छाती में दर्द होना, सांस फूलना, चलने में छाती में भारीपन लगना, चलने में धड़कन बढ़ जाना, काम करने की कैपेसिटी कम हो जाना, स्टैमिना कम होना, इस तरह की सिम्टम्स होना चालू हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको हार्ट के बारे में ज़रूर जाँच करवानी चाहिए। और काफ़ी पेशेंट्स को, इस तरह के लोगों को हार्ट फेलियर उनको ऐसा मिले, ऐसा पॉसिबल है। ज़्यादातर पेशेंट्स को सांस फूलने का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जब हार्ट पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है तो बॉडी की ब्लड में नॉर्मली ये ब्लड जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर में टिश्यूज़ के में पहुंचाता है। तो जब व्यक्ति हार्ट इतना वीक हो जाता है कि वो पूरे बॉडी को, पूरे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को अगर पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बदले व्यक्ति को बार बार सांस लेना पड़ता है उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टिश्यू की पूरी नहीं हो पाती है। ज़्यादा बार हार्ट को धड़कना पड़ता है और ज़्यादा बार व्यक्ति को सांस लेना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है लंग में वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाए और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी की है, चलने फिरने पर जब हम काम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सके, इसके लिए व्यक्ति को बार बार ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। तो इस वजह से जब वो ज़्यादा चलता फिरता है तो हाफ होने लगती है या सांस फूलने लगती है और हार्ट की गति और श्वास की गति दोनों बढ़ जाती है। कभी कभी पेशेंट्स को थोड़ा सा धबकारा अनियमित होता है या मिस्ड बीट जैसे भी होते हैं। हार्ट फेलियर अगर किसी को पता है तो उस तरह के पेशेंट्स में ये धबकारा अनियमित होना या गति बढ़ जाना या मिसबीट्स होने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में हमने एक अलग से वीडियो किया था जिसमें हमने बात की थी कि माइल्ड फॉर्म और यस डेंजरस फॉर्म ऑफ धबकारे की अनियमितता यानी अरिथमिया कौन से होते हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में डेंजरस टाइप की जो अरिथमियाज हैं यानी रिदम डिस्टर्बेंसेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्ति की सडन जान जाने का रिस्क बहुत होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की धबकारा अनियमित महसूस हो रहा है या इरेगुलर बीट्स महसूस हो रहे हैं या मिस बीट्स महसूस हो रहे हैं तो तुरंत उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इमरजेंसी नहीं है कि तुरंत हॉस्पिटल भागना है, पर नेक्स्ट डे या जब भी ओपीडी नेक्स्ट कंसल्टेशन हो तो उसको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए कि उसको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और इसे सीरियसली लेना पड़ता है। कुछ दवाइयों को एडजस्टमेंट करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर अगर इसको ध्यान ना दिया जाए तो वैसे तरह के पेशेंट में सडन मृत्यु होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हार्ट अटैक वाला पेशेंट कुछ पलों के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसको सिनकपी बोलते हैं, अगर ऐसा हो तो ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कुछ सेकंड्स के लिए हार्ट का ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को पहुंचा रहा था हार्ट, वो पूरी तरह से बंद हो गया था। ऐसे पेशेंट में इसको रूटीन सिनकपी से कंपैरिजन में इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होने वाले लोगों को सडन जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसमें कुछ मेडिसिन के एडजस्टमेंट से या कुछ डिवाइसेस से या मशीन्स के द्वारा इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है और जान जाने का रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। पर आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना और इसे सीरियसली लेना ज़्यादा ज़रूरी है। कई पेशेंट इग्नोर करते हैं, सब हार्ट तो वीक है, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा या थोड़ा वीक था इसलिए पेशेंट गिर गया होगा, पर हार्ट फेलियर जिनको है उसमें जब भी अगर ऐसा हो रहा है या धड़कन अनियमित पेशेंट को महसूस हो रही है, इस तरह की चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें जान का खतरा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को खांसी होती है। खांसी ये इसलिए होती है क्योंकि जब हार्ट वीक हो जाता है तो लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है। जब हम ज़्यादा सांस लेते हैं या ज़्यादा कुछ काम करते हैं तो कुछ भी काम करने पर खांसी होती है। हार्ट फेलियर के लिए ट्रीटमेंट के हिसाब से हम एक दवा देते हैं जिसको एसी इनहिबिटर बोलते हैं। ये दवाई से भी किसी को खांसी हो सकती है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको चलने फिरने पर या कुछ काम करने पर या रात को सोने के टाइम सांस फूलने के साथ अगर खांसी हो रही है तो उसमें हार्ट फेलियर होने का चांस ज़्यादा है। और वैसे लोगों में पेशाब बढ़ाने वाली दवा जिसको डायरेटिक्स बोलते हैं उसका डोज बढ़ाने से राहत मिल सकती है। अगर किसी को ये खांसी जो है लेटने से बढ़ नहीं रही है, पूरे दिन भर भी चल रही है और बिल्कुल सूखी खांसी है जिसमें कफ या बलगम नहीं आ रहा है,
तो उनको दवा से रिएक्शन से खांसी होने का चांस ज़्यादा है, और ऐसे लोगों को वो दवा का डोज चेंज करके या दवा को चेंज करके राहत दिया जा सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को लंग का इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा है, और ऐसे में भी खांसी हो सकती है। पर ऐसे लोगों को ज़्यादातर खांसी कफ लेके आती है, और उसमें बलगम ज़्यादातर सफ़ेद होने के बदले पीला या कोई और कलर का, हरे कलर का हो सकता है। तो इसमें इन्फेक्शन रिलेटेड खांसी होने का चांस ज़्यादा है। ऐसे लोगों को एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाओं का डोज एडजस्ट करके मैनेज किया जा सकता है। जो दवा की रिएक्शन से खांसी होती है वो यूजली टेम्प्रेरी होती है, इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। इसको अगर दवाओं को हम बंद कर दे तो 5 से 7 दिन में पेशेंट को राहत मिल जाती है। इसके लिए कोई कॉफ सिरप अगर काम नहीं करते हैं, आप इसके लिए एंटीबायोटिक्स लोगे या खांसी बंद करने की दवाइयाँ लोगे तो उसमें असर नहीं करेगा। सिमिलरली हार्ट फेलियर की वजह से भी अगर लंग्स में पानी भर गया और आप खांसी हो रही है तो खांसी की दवाइयाँ अगर या कॉफ सिरप लोगे तो बिल्कुल असर नहीं करेगा। पानी का रिस्ट्रिक्शन करने से या पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं से ऐसे पेशेंट को 1 से 2 दिन में ही तुरंत राहत मिल जाती है। हार्ट एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ दवाओं को जब हम बंद करते हैं उसके बदले की जो अल्टरनेटिव दवाइयाँ देते हैं उससे भी कभी कभी खांसी हो सकती है, पर इसमें कंपैरेटिवली चांस कम है। एसी इनहिबिटर दवाओं से हार्ट में रिलेटेड खांसी होने का चांस 5 to 7% है, बाकी दवाओं में लेस देन 1% है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एसी इनहिबिटर अगर खांसी करती है या पेशेंट को तकलीफ देती है तो देना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअल में ये रिसर्च ने शो किया है कि एक ऐसी दवा है जो हार्ट का पंप फंक्शन सिग्निफिकेंटली सुधारती है और हार्ट फेलियर के पेशेंट में मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम करती है, इसलिए ये दवा देना ऑलमोस्ट कंपलसरी है। हाँ, 100 में से 5-7% लोग को ये सूट नहीं होगी, उसमें रिएक्शन होगा, खांसी होगी, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, पर 95% लोग को डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलता है। इसलिए देना सबको चाहिए, जिनको सूट ना हो उनको दूसरी स्ट्रैटेजीज़ या दूसरी दवाओं पे शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्टली ये ऑल्टरनेटिव वाली मेडिसिन को देने का नहीं, इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो जो दूसरी मेडिसिन है उनका इफेक्ट हार्ट फेलियर में कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, जिसको ARB ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इसका हार्ट फेलियर में इफेक्ट थोड़ा कम है, खांसी तो कम करती है लेकिन फ़ायदा भी कम करती है, इसलिए पहले हमेशा एसी इनहिबिटर ही देना चाहिए। ना सूट हो तो फिर उसको चेंज ओवर किया जा सकता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में कभी कभी अगर पेशेंट को चक्कर आ रहा है या सांस फूल रही है, इससे पेशेंट के वॉल्यूम स्टेटस यानी कितना शरीर में पानी है उसको असेस किया जा सकता है। टिपिकली अगर पेशेंट को पेशाब बढ़ाने वाली दवाई अगर ज़्यादा डोज में दी जाए तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, नींद ज़्यादा आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, या टिपिकली बैठे से उठने में पेशेंट को चक्कर आता है। इसको पोस्चरल डिजीनेस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी का पानी कम हो गया है, आप एक आध दिन के लिए वो पेशाब वाली दवा को बंद करके थोड़ा सा BP बढ़ाने के लिए नमक और पानी ज़्यादा लें तो उसको कवर किया जा सकता है। इसके ऑपोजिट साइड में अगर किसी पेशेंट के शरीर में पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको सांस ज़्यादा फूलने लगी, वैसे टाइम पे चक्कर बहुत कम आते हैं लेकिन सांस फूलती है, जिसका मतलब पानी ज़्यादा हो गया। वैसे में ये पेशाब बढ़ाने वाली डाययूरेटिक मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है और पानी और ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है व्यक्ति को। इस तरह से कई बार अगर बहुत एजुकेटेड पेशेंट है तो हम पेशेंट को भी अलाउ कर सकते हैं कि ये यूरिन वाली दवाओं का डोज वो खुद एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि हार्ट फेलियर में कई बार पेशेंट को महीने में 5 दिन चक्कर आएंगे और 5 दिन सांस फूलेगी, ऐसा हो सकता है। इतने वेरिएशंस आ सकते हैं। ये वेरिएशंस आने का कारण ये है कि नॉर्मल व्यक्ति में जो हम एक्स्ट्रा पानी अगर पीते हैं वो पेशाब के ज़रिए किडनी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हार्ट फेल होता है तो किडनी का ये फंक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। किडनी एक्स्ट्रा पानी को निकाल नहीं पाती है, वो एक्स्ट्रा पानी लंग्स में भरने लगता है, इसलिए सांस फूलती है। तो वैसे पानी को वैसे व्यक्ति को फ्लूइड वॉल्यूम यानी ब्लड में जितना पानी का लेवल है उसको स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। दिन भर में जितना पानी वो पी रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। और ये पानी के रिस्ट्रिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें मतलब ये है कि चाय, कॉफ़ी, जूस या जो भी तरल पदार्थ या जो भी प्रवाही वो पेशेंट लेता है वो सब इंक्लूडेड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी कम करना है, जूस या दूध जितना भी चाय ले सकते हैं, वैसा नहीं है। सब कुछ मिला के दिन भर में 1 लीटर पर रेस्ट्रिक्ट करना रहता है। हार्ट फेलियर में कुछ साइंस होते हैं जिसको देख के डॉक्टर असेस कर सकता है कि आपको हार्ट फेलियर हो रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाँव में सूजन आना। ज़्यादातर ये पाँव में सूजन में दर्द नहीं होता, धीरे धीरे करके पाँव फूलने लगते हैं, दबाने पर इसमें गड्ढा पड़ता है ज़्यादातर, जिसको पिटिंग इडीमा बोलते हैं। और इसमें कोई सूजन या लालीपन नहीं होता, जिससे आप इनको बाकी सूजन के कारणों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार पेट में भी पानी भरता है तो पेट भी फूलने लगता है, चलने में सांस ज़्यादा फूलने लगती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, कई बार गले की नसों में भी इम्पल्सेस दिखने लगते हैं, वो भी फूली हुई दिखती है। तो इससे डॉक्टर आपके कंडीशन को देख के असेस कर सकता है कि इस व्यक्ति का हार्ट फेल हो रहा है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट धीरे धीरे करके इनका वेट लॉस भी होने लगता है, काफ़ी वीक और कमज़ोर दिखने लगते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है असेस करने के लिए कि हार्ट फेलियर हो रहा है कि नहीं।
हार्ट फेलियर को कई स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके यूजली अर्ली स्टेज को स्टेज 1 मानते हैं और लास्ट स्टेज जहाँ पे हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है इसको स्टेज 4 बोलते हैं। हालांकि ये स्टेजेस कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर प्रॉपरली दवाइयों और फ्लूइड को मैनेज किया जाए तो स्टेज 4 से स्टेज 1 या 2 पे भी पेशेंट आ सकता है, या ध्यान ना दे तो 1 या 2 वाले स्टेज से स्टेज 4 में भी जा सकता है। तो ये फिक्स स्टेजेस नहीं है, पेशेंट की उस समय की जो कंडीशन है उसके हिसाब से स्टेजेस को असेस किया जाता है। हार्ट जब फेल होता है तो ये बाकी सिस्टम को भी अफेक्ट करने लगता है, किडनी को, लिवर को, ब्रेन को, बाकी ऑर्गन्स को भी धीरे धीरे करके अफेक्ट करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट फेलियर में सिर्फ हार्ट फेल होता है, हार्ट फेल होने के साथ बाकी सिस्टम भी धीरे धीरे करके फेल होने लगते हैं, जिसको कार्डियो रीनल सिंड्रोम या कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम या कार्डियो हिपैटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि किडनी, लिवर, लंग्स ये डैमेज साथ में हार्ट के हो जाता है। एक चीज़ होती है जिसको कार्डियक एस्थमा बोलते हैं। कई बार क्या है, पेशेंट को सांस की तकलीफ होती है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उसको सुनता है तो उसको जो एस्थमा वाले पेशेंट की जो ब्रेथ साउंड होती है वैसा सुनाई देता है, तो वो एस्थमा का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। पर एक्चुअल में ये पेशेंट्स को कार्डियक एस्थमा होता है, यानी हार्ट में फेलियर की वजह से, लंग्स में पानी भरने की वजह से वो रोंकाई जिसको बोलते हैं ये साउंड्स आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर सिर्फ इनहेलर्स या ब्रोंकोडायलेटर्स अगर पेशेंट को दिया जाए तो उसमें रिस्पांस नहीं आएगा। वैसे पेशेंट का पानी रेस्ट्रिक्टेड करने से और नमक रेस्ट्रिक्शन करने से और पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं को, यानी पूरा हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट चालू करने से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। सिर्फ लंग्स का ट्रीटमेंट करने से उसको फ़ायदा नहीं होगा। ये डिफरेंस है कार्डियक एस्थमा और ब्रोंकियल एस्थमा में। ब्रोंकियल एस्थमा में आपको सिर्फ लंग्स का ही ट्रीटमेंट करना है, पर कार्डियक एस्थमा में आपको हार्ट का ट्रीटमेंट करना है और साथ ही साथ आप लंग्स का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर दोनों बीमारियां साथ में है तो फिर दोनों का ट्रीटमेंट करना है। हार्ट फेलियर होने के लिए रिस्क फैक्टर्स में मेनली हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, किसी को अगर डायबिटीज़ हो, प्रेशर हो, इस तरह की जेनेटिक फैक्टर्स हो, हार्ट में वायरस का इन्फेक्शन हो, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स होने से हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर को असेस कैसे करते हैं? यूजली हार्ट फेलियर को असेस करने के लिए इको में एक पैरामीटर होता है जिसको एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मली लेफ्ट साइड का हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, लेकिन जब हार्ट ये वीक हो जाता है तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगता है। इस चीज़ को हम इकोकार्डियोग्राफी से असेस करते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से 65% के आसपास रिपोर्ट किया जाता है। हार्ट जब फेल होने लगता है और वो अर्ली स्टेजेस में होता है, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 45 से 60 के बीच में हो तो उसको माइल्ड हार्ट फेलियर बोला जाता है। जब 40 से 45 के बीच में हो तो उसको मॉडरेट हार्ट फेलियर बोला जाता है, और अगर 35 से नीचे हो जाए तो उसको सीवियर हार्ट फेलियर माना जाता है। इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। हार्ट फेलियर में ये इजेक्शन फ्रैक्शन को जो हम एग्रेसिव दवाइयाँ देते हैं तो उससे इम्प्रूवाइज भी किया जा सकता है। पेशेंट की सर्वाइवल भी इससे इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि हर 5% जो इजेक्शन फ्रैक्शन इको वाइज इंप्रूव होता है उसमें मृत्यु दर अगले कुछ वर्षों में ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। यानी अगर 30 से 35 इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाए तो मृत्यु दर हाफ हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा तो और हाफ हो जाएगा, 40 से 45 तो और हाफ, और इसका उल्टा भी सही है कि अगर 35 से 30 हो जाएगा तो डबल, 30 से 25 हो जाएगा तो और डबल। तो हर 5% जो पंप फंक्शन में इंप्रूवमेंट होता है इसमें पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। इजेक्शन फ्रैक्शन सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है कि इसमें 30% मतलब 60% का एग्जैक्टली हाफ है, वैसा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जिसमें हर 1-2% की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन हर बार जब आप इको करते हैं तो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि पंप फंक्शन सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है। एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर करके होता है कि जिसमें हार्ट का पंप फंक्शन इको में तो बहुत अच्छा मिलता है, इजेक्शन फ्रैक्शन 45-50% से ऊपर आता है, लेकिन हार्ट का स्नायु इतना रिजिड, इतना सख्त हो जाता है कि जब ब्लड हार्ट में भरना चाहिए तो हार्ट एक्सपैंड नहीं कर पाता है और ये ब्लड हार्ट में प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता, तो आगे हार्ट पंप नहीं कर पाता है। इसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट यूजली जैसे हार्ट फेलियर का होता है, ज़्यादातर दवाइयाँ ऑलमोस्ट कॉमन है। ऐसा तब सस्पेक्ट करना चाहिए जब पेशेंट को हार्ट फेलियर के सारे सिम्टम्स तो हैं, यानी चलने में सांस फूलना, छाती में भारी पड़ने लगना, धड़कन बढ़ना, पसीना आना, ये सारे सिम्टम्स तो हैं, पाँव में सूजन आना, सिम्टम्स हैं, लेकिन आपको इको में पंप फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा है। या ऐसे व्यक्ति में जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्ट की नली का ब्लॉकेज है, डायबिटीज़ है, उम्र ज़्यादा है, वैल्व्स का प्रॉब्लम है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, धबकारे का प्रॉब्लम है, इस तरह के पेशेंट्स में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होने का चांस ज़्यादा होता है। और ऐसे पेशेंट में भले इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो लेकिन हार्ट फेलियर फिर भी वैसा ही रहता है और इसमें भी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे हार्ट के इस पेशेंट्स को जांच कैसे करनी है, इवैल्यूएशन कैसे करना है। सबसे पहले तो ईसीजी सबसे इजी चीज़ है। ईसीजी ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, 100-200 रुपये में हो जाता है। और इसमें
बिल्कुल नॉर्मल है तो ऑलमोस्ट 70-80% रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है। हाँ, हार्ट फेलियर होने पे इसमें कई बार बहुत माइल्ड चेंजेस आते हैं, पर सिर्फ ईसीजी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ईसीजी रिलायबल नहीं है हार्ट फेलियर को असेस करने के लिए। थोड़ा असेसमेंट इससे किया जा सकता है। सबसे बेस्ट टूल असेसमेंट करने के लिए इको यानी इकोकार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट का सोनोग्राफी है। इसमें किस तरह का हार्ट फेलियर है, हार्ट के वैल्व्स इन्वॉल्व है कि नहीं, हार्ट का पंप फंक्शन कितना है, लॉन्ग टर्म इश्यूज कितने होने वाले हैं, धबकारे का भी प्रॉब्लम वगैरह है या नहीं, काफ़ी चीज़ों को असेस किया जा सकता है। और इससे हम पेशेंट को आगे कितना सर्वाइवल का या मृत्यु का कितना चांस है उसको भी काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे भी ज़्यादातर हर पेशेंट में करना चाहिए। अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रहा है कि नहीं वो भी पता चलता है। और सडन हार्ट फेलियर जब होता है तो लंग्स में पानी तो नहीं भर रहा है, वो भी एक्सरे में अपने को पता चल सकता है। लंग्स की कोई और बीमारी जैसे कि निमोनिया, निमोथोरैक्स या ऐसी कोई ट्यूमर वगैरह जैसी चीज़ें हैं जो इस तरह के पेशेंट्स में हो सकती हैं, वो भी एक्सरे में अपने को पता चल सकती है। अगर नलियों का ब्लॉकेज सस्पेक्ट होता है तो ज़्यादातर हर पेशेंट का एंजियोग्राफी करना चाहिए। यूजली ये एंजियोग्राफी सडन हार्ट फेलियर के साथ जब पेशेंट आता है तब नहीं करते हैं। यूजली पेशेंट एक बार पानी निकल जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही एंजियोग्राफी करना चाहिए। 50% केसेस में हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज की वजह से हार्ट वीक होता है। खासकर अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि उम्र ज़्यादा है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इस तरह की बीमारियाँ हैं, फैमिली हिस्ट्री है, इस तरह की बीमारियाँ हैं, तो इस तरह के लोगों में नलियों का ब्लॉकेज होने का चांस ज़्यादा है। ऐसे सब पेशेंट्स का एंजियो करना चाहिए। बहुत यंग पेशेंट या प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी को हार्ट फेलियर अगर हो रहा है तो वैसे पेशेंट में एंजियोग्राफी सब में करने का ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में अगर कोई नली का ब्लॉकेज मिले तो ट्रीटमेंट करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इनफैक्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 10 से 15% तक भी इंप्रूवमेंट हो सकता है और मृत्यु होने का चांस काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के बारे में। जब अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो तो वैसे व्यक्ति को पानी रिस्ट्रिक्शन करने को बोला जाता है। ये पानी हमने ऑलरेडी बात की कि दिन भर में पूरा जितना पंप फंक्शन है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि कितना पानी अलाउ कर सकते हैं। जिनका पंप फंक्शन 30 या 25% के आसपास है उनको दिन भर में 1 लीटर तक फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने को बोला जाता है। जिनका थोड़ा बेटर है उसमें 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर तक अलाउ कर सकते हैं। पर ये सिर्फ पानी इंक्लूड नहीं है, इसमें चाय, कॉफ़ी, जूस या जो भी तरल पदार्थ पेशेंट लेता है वो भी इंक्लूडेड है। और इसमें नमक को भी रिस्ट्रिक्टेड करना ज़रूरी है। अगर एक्स्ट्रा नमक को भी हम लेते हैं तो भी वो किडनी के ज़रिए ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब करता है और हार्ट फेलियर पेशेंट का बढ़ सकता है। अगर पेशेंट हार्ट फेलियर वाला पेशेंट अगर फ्लूइड के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसको बार बार लंग्स में पानी भरेगा, बार बार पेशाब बढ़ाने की दवाई देनी पड़ेगी और सांस फूलने का प्रॉब्लम उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमने यही बात की कि अगर वैसे पेशेंट का अगर ज़्यादा डोज यूरिन वाली दवा का हो गया या पेशेंट का बीपी कम हो गया, उसको चक्कर वगैरह आने लग गए, तो वैसे पेशेंट में 1-2 दिन के लिए वो पानी ज़्यादा ले ले, नमक ज़्यादा ले ले तो सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट में बीपी लो हो गया, इसके लिए पैनिक करने की या हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नमक और पानी ज़्यादा ले ले तो अपने आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास भी आने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये कि पेशेंट उसको प्रॉपरली फॉलो करे। ऐसा नहीं करे कि थोड़ा सा बीपी कम हुआ तो 4-5 लीटर पानी पी ले, तो उल्टा फिर फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। पानी रेस्ट्रिक्शन जो है ये ज़्यादातर पेशेंट में लाइफ लॉन्ग ही चलता है। अगर पंप फंक्शन आपका इंप्रूव हो रहा है, दवाओं का रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो धीरे धीरे करके इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है। अक्यूट हार्ट फेलियर या सडन वर्सनिंग हो तो इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम लेवल पर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, पर हाँ, जिन पेशेंट में सुधार नहीं होता है उसमें तो लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गर्मी के मौसम में अगर प्यास ज़्यादा लग रही है तो आप पानी नहीं पी सकते। उस समय मुंह में गीला हो जाए या थोड़ा सा प्यास बुझ जाए उस हिसाब से आप पानी पी सकते हैं। गर्मी के मौसम में जहाँ पसीना ज़्यादा आता है उसको कंपनसेट करने के लिए भी थोड़ा पानी पी सकते हैं। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, पर ये एसेंशियली एक अप्रॉक्सीमेट अपने को 1 लीटर के आसपास उसको मेनटेन करना रहता है। कई पेशेंट को ये दिक्कत आती है कि इतनी सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ लेने के लिए पानी यूज़ हो रहा है तो उसमें पानी बहुत चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में मल्टीपल पिल्स को साथ में ही स्वॉलो कर लें और एक बार में 1 गिलास पानी में ही काम चलाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दवा को अलग अलग ले रहे हैं और हर दवा के साथ 1 गिलास पानी पी रहे हैं, क्योंकि 1 गिलास पानी और लगभग 250 से 300 मिलीलीटर पानी होता है। इस तरह के पेशेंट्स को जिनको हार्ट फेलियर हो, अब हम उसके खुराक के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, और अगर हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है और आदमी का वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो आप कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी वाली चीज़ें भी ज़्यादा खा सकते हैं। इसमें वज़न नॉर्मल मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट फेलियर में बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स या साइटोकाइंस बनते हैं जो वज़न वैसे भी कम करते हैं। तो इसलिए आपको वज़न मेंटेन करके चलना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वज़न ज़्यादा है तो और बढ़ाना है।
अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कम करना है, पर उसको मेंटेन करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत पतला होने की कोशिश नहीं करना है, नॉर्मल डाइट लेते रहे, प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करें, नमक बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रखें। नमक ज़्यादा लेने से पानी शरीर में ज़्यादा भरेगा। हार्ट के लिए कुछ दवाइयाँ भी जो हम देते हैं, खासकर कुछ डायबिटिक मेडिसिन या हार्ट फेलियर के लिए SGLT2 इनहिबिटर्स जो देते हैं, डेपैग्लिफ्लोजिन या इम्पैग्लिफ्लोजिन, ये दवाओं से भी थोड़ा वेट लॉस हो सकता है, 4 से 5 किलो तक का वजन लॉस हो सकता है। इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और बिना कारण के लॉस हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा डाइट लेके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो तो कभी कभी दवा को भी बंद करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे हार्ट फेलियर में एक्सरसाइज के बारे में। हार्ट फेलियर के सारे पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना है। कई लोग का ये मिसकंसेप्शन होता है कि हार्ट फेल हो गया है तो अब बैठे रहना है, बेड रिडन रहना है, चलने फिरने से हार्ट पे डैमेज होगा। हाँ, अगर सिवियर अक्यूट हार्ट फेलियर है और सडन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस समय आदमी को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कंडीशन स्टेबलाइज हो फिर से चलना फिरना चालू करना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि हार्ट की नलियाँ थोड़ी खुलेंगी, पेशेंट का स्टैमिना थोड़ा बढ़ेगा सांस फूलने का कारण, तो प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। बेसिकली हार्ट फेलियर में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम सांस फूलने का ही रहता है। अगर आप स्टैमिना बढ़ा के उसको कंपनसेट कर सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। अगर पेशेंट जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका धीरे धीरे करके मसल मास भी लॉस होने लगता है और धीरे धीरे कंडीशन उसका डिटोरिएट होने लगता है। कुछ स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर रहते हैं जहाँ पे वो कितना एक्सरसाइज करना है और कैसे करना है वो आपको सिखाते हैं। हमने भी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो किया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, कितना एक्सरसाइज एक्चुअली में रिकमेंडेड है और किस तरह से कितने ड्यूरेशन तक उसको मैनेज करना है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट रिलेटेड इशूज़ के बारे में। सबसे पहले दवाइयों के बारे में। हार्ट फेलियर का पंप फंक्शन सुधारने के लिए दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ ज़्यादातर लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। इसमें ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर्स, ये 4 दवाइयाँ ऐसी है जो हम हर पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर में मृत्यु दर कम होता है। बाकी सब दवाइयाँ से तो थोड़ा सिम्टम रिलीफ होता है, लेकिन ये दवाइयाँ ऐसी है जिसमें मृत्यु दर कम होता है। तो अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल मनाही नहीं हो या बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो रहे हो तो ये दवाई को हमको हमेशा सब पेशेंट को देना चाहिए। हाँ, इसमें ये दवाइयों से थोड़ा बॉडी का BP कम हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में कई बार पेशेंट घबराते हुए आते हैं कि साहब मेरा BP तो ज़्यादा नहीं है, आपने ये BP कम करने वाली दवा क्यों दे दी। तो ये दवाइयाँ हम उनको BP कम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम उनका, हाँ अगर BP ज़्यादा है तो साइड बाय साइड वो BP भी कम करेगी, लेकिन वो दवा को देने का पर्पज़ ये है कि वो LV इजेक्शन फ्रैक्शन यानी पंप फंक्शन को सुधारने में मदद करती हैं और मृत्यु दर को कम करने में मदद करती हैं। इसमें से एक SGLT2 इनहिबिटर एक ऐसी दवा है जो नॉर्मली पहले ज़माने में डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता था, पर पिछले 1-2 साल से ये दवा US FDA अप्रूव्ड है नॉन डायबिटिक्स में भी। ये बॉडी का एक्सेस शुगर जो है वो यूरिन में निकाल देती है, तो इससे पेशेंट का थोड़ा बॉडी वेट लॉस होता है और हार्ट फेलियर में काफ़ी मदद मिलती है, पंप फंक्शन को सुधारता है, ऐसा रिसर्चर्स ने शो किया है। कई पेशेंट डरते हुए आते हैं कि साहब डायबिटीज़ तो नहीं है तो ये दवा क्यों चालू कर दी। तो ये दवा नॉन डायबिटिक्स में भी अप्रूव्ड है और उनको देने से इसमें फ़ायदा ही होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है क्योंकि ये दवा खाली एक्सेस शुगर को यूरिन में निकालती है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल रहेगा तो उसको अफेक्ट नहीं करती है। इसके अलावा कुछ हार्ट फेलियर के लिए ऐसी मेडिसिन आती हैं जो थोड़ी फैंसी ड्रग्स हैं जिसके बारे में उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे कोएंजाइम Q, लेवोकार्निटिन, ट्राइमेटाजिडिन, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। ये सारी ड्रग्स के लिए डेटा उतना अवेलेबल नहीं है और ये सारी ड्रग्स को कॉस्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा रहता है, तो हम रूटीनली नहीं देते हैं। किसी पेशेंट को अगर फैंसी के हिसाब से लेना है तो मना भी नहीं है, कुछ फ़ायदा ही करेगा, लेकिन जितना कॉस्ट है उस हिसाब से इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ज़्यादातर ये मेडिसिन हम पेशेंट को उतना नहीं रिकमेंड करते। अब हम बात करेंगे इंटरवेंशन की या प्रोसीजर के बारे में। यूजुअली अगर हार्ट की नली का कैसे पेशेंट को कोई ब्लॉकेज है तो इस तरह के पेशेंट में एंजियोग्राफी जिसमें सस्पेक्टेड है या जहाँ रिस्क फैक्टर्स है वह एंजियोग्राफी हमेशा करके देखना चाहिए। कई बार बहुत यंग पेशेंट में भी आप सस्पेक्ट ना करें तो भी ब्लॉकेजेस मिल सकते हैं और ऐसे पेशेंट में अगर आप उनको मिस कर दें तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म डिटोरिएशन होता है। ये एक रिवर्सिबल कॉज है, यानी जिसमें हम कारण को ठीक कर दें तो पेशेंट की कंडीशन को सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए डेफिनेटली अगर रिस्क फैक्टर्स है तो एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए और अगर ब्लॉकेज हो तो डेफिनेटली पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पंप फंक्शन में 10 से 15% का सुधार देखा जा सकता है। अगर पेशेंट को मल्टीपल नलियों का ब्लॉकेजेस हो और साथ में वाल्व भी खराब हो तो ऐसे पेशेंट में बाईपास सर्जरी को प्रेफर किया जा सकता है। यूजली एंजियोग्राफी अक्यूट हार्ट फेलियर या सडन फेलियर में पेशेंट आए तब नहीं करना चाहिए, एक बार पेशेंट सेटल हो जाए, कंडीशन थोड़ा इंप्रूव हो जाए, पानी निकल जाए, उसके बाद करना चाहिए नहीं, क्योंकि सडनली अगर इनको किया जाए और हार्ट का कंडीशन अच्छा नहीं हो तो कई बार हार्ट फेलियर हार्ट पर इस कॉन्ट्रास्ट से लोड पड़ता है जो एंजियोग्राफी में यूज़ होता है और इससे कंडीशन बिगड़ भी सकती है। अब अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या इसमें कोई मशीन आती है जिससे हम हार्ट को ठीक कर सकते हैं
या कोई ऐसा डिवाइस आता है जिससे हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। यूजली हार्ट का पंप फंक्शन सुधारने के लिए एक CRT करके डिवाइस आता है जिसको कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। इससे कुछ पेशेंट्स का पंप फंक्शन इंप्रूव हो सकता है, पर इसमें ECG के कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, वो मैच होने पर ही हम यूज़ कर सकते हैं। हर पेशेंट को जिसको हार्ट फेलियर है उसमें इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक AICD करके डिवाइस होता है जो धबकारा की अनियमितता की वजह से जो व्यक्ति की जान जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट फेलियर में जो मृत्यु होती है वो सडनली धबकारा अनियमित होता है, अरिथमिया होता है और पेशेंट तुरंत स्पॉट डेथ हो जाती है, जान चली जाती है। तो ये AICD करके जो डिवाइस है वो अंदर से ही उस जो अरिथमिया है उसको मॉनिटर करता रहता है, और जैसे अगर प्रॉब्लम आती है तो तुरंत अंदर से ही कुछ मनूवर्स करके या अंदर से ही शॉक डिलीवर करके आपको हार्ट को रीस्टार्ट करके एक बार आपको जान जाने से बचा सकता है, और एटलीस्ट आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम दे देता है। क्योंकि ये धबकारे की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें अगर कुछ थेरेपी ना किया जाए तो 2 से 5 मिनट के अंदर पेशेंट की जान जा सकती है और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे केसेस में ये AICD डिवाइस काफ़ी उपयोगी है। ये डिवाइसेस हम हर केस में इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और हर पेशेंट को बेनिफिट नहीं होता, तो इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में ये क्लास 1 रिकमेंडेशन है कि सब में डालना चाहिए ये डिवाइसेस। पर इंडिया में क्योंकि हर आदमी कॉस्ट कॉन्शियस होता है तो इसलिए हर पेशेंट में ये AICD CRT डिवाइसेस यूज़ नहीं करते हैं। सिलेक्टेड केसेस में जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। अब कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट फेलियर। इस पर हम एक अलग से भी वीडियो करेंगे, पर प्रेगनेंसी रिलेटेड कई बार पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हो सकता है जिसमें प्रेगनेंसी में जो बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं या ऑटो इम्यून जो चेंजेस होते हैं बॉडी में एंटीबॉडी बनने की वजह से कई बार हार्ट अफेक्ट हो जाता है। इसको प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसको रूटीन हार्ट फेलियर के जैसे ही मैनेज करना रहता है, और कई बार कंडीशन बिगड़ जाए तो पेशेंट को अग्रेसिवली मेडिसिन भी करना पड़ता है या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसको रूटीन हार्ट फेलियर जैसे ही मैनेज करना पड़ता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में मना है या जो बच्चे को नुकसान कर सकती है वो दवाइयाँ शुरुआत में नहीं देते हैं, बाद में इसको धीरे धीरे करके रीस्टार्ट किया जा सकता है। ये हार्ट फेलियर में सबसे अच्छी बात ये है कि पेशेंट को रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, बहुत जल्दी आता है रिस्पांस, और इसमें बाकी हार्ट फेलियर के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूवमेंट का रेशियो ऑलमोस्ट 50 to 60% तक जाता है इसमें, बाकी हार्ट फेलियर में 20-30% रहता है। तो ये काफ़ी ईजी है ट्रीट करना। बस ये है कि ऐसे पेशेंट्स को ये हिदायत दी जाती है कि प्रेगनेंसी दोबारा रिपीट ना करें, नहीं तो ये प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पर जो हम बात करेंगे, कई बार पेशेंट्स को हार्ट फेलियर से रिलेटेड जो अगर हार्ट के अंदर कोई क्लॉट बन जाए तो वो ब्रेन में भी जा सकता है, हाथ पाँव की नलियों में भी जा सकता है। वैसे पेशेंट को अगर सडनली किसी हाथ पाँव में दर्द हो या लकवे वगैरह के साइंस हो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अगर हाथ पाँव की नली में सडन क्लॉट हो जाए तो उसमें तुरंत अगर थेरेपी नहीं दिया जाए तो हाथ पाँव 24 से 48 घंटे में पूरी तरह ख़राब भी हो सकते हैं। तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके स्पेसिफिक टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन हर हार्ट फेलियर पेशेंट को देना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से आई डोंट थिंक कोविड वैक्सीनेशन से खासकर रिलेटेड कुछ ज़्यादा रिस्क है। और अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर तो इसके अलावा न्यूमोकॉकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी हर साल 2 साल में रिपीट करते रहना चाहिए। इससे हार्ट फेलियर पेशेंट्स को निमोनिया का खतरा जो बना रहता है उसका चांस काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो निमोनिया की वजह से सडनली जान जा सकती है, तो निमोनिया होने का चांस वैक्सीनेशन लेने से कम हो जाता है। लास्ट हम बात करेंगे ये आयुर्वेदिक कुछ प्रिपरेशंस आते हैं जैसे कि अर्जुन छाल वगैरह। ये प्रिपरेशंस उतने रिकमेंडेड नहीं है, और कुछ छोटे मोटे लोग रिसर्चेस में ऐसा दिखाया गया कि थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत बड़ा साइंटिफिकली अप्रूव डेटा इनके साथ अवेलेबल नहीं है, और इनको हम बाकी दवाइयों के साथ रिएक्शन होने का भी थोड़ा चांस रहता है। ये दवाइयाँ पूरी तरह सेफ़ नहीं है, इसलिए हम इनको रूटीनली रिकमेंड नहीं करते। आप लेना चाहे तो मना नहीं करते हैं, लेकिन यूजली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इनको हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। इससे बेटर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल है। हार्ट फेलियर से रिलेटेड अब सबसे एंड में हम बात करेंगे कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अगर किसी का हार्ट बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब है और बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बार बार पेशेंट को पानी भर रहा है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, बिल्कुल मैनेज दवाओं से नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। पर ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें डोनर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिंदा इंसान का तो हार्ट किसी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उसमें कैडेवर चाहिए, और वो भी कैडेवर जिसका हार्ट डैमेज ना हुआ हो, और 1 से 2 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांटेशन, मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर पॉसिबल हो, तो ही ये ट्रांसप्लांटेशन फीजिबल होता है। और ट्रांसप्लांटेड हार्ट भी लाइफ टाइम चलते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी भी लाइफ 5 से 10 साल या 15 साल जैसी ही रहती है। तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन हर एक को ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है, और जिसमें बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, कोई और कोमॉर्बिड कंडीशंस ना हो, कोई और सिस्टम फेल ना हो, वैसे केसेस में इनको ज़्यादा प्रीफर किया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ मेटालिक हार्ट जिसको आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैक्सिमम इसको 6 मंथ्स या 1 साल के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि हम पेशेंट को आर्टिफिशियल हार्ट डिवाइस को हार्ट में इम्प्लांट करके लगा देते हैं और ये कुछ टाइम तक हार्ट के बदले काम करता रहता है, ताकि पेशेंट को एक्चुअल ट्रांसप्लांटेशन के लिए टाइम मिल जाए। यानी ये एंड थेरेपी नहीं है, ये एक ब्रिज टू थेरेपी है, यानी बीच में एक ब्रिज की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये फाइनल थेरेपी की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा थोड़े ड्यूरेशन के लिए अगर किसी का बीपी बढ़ाना तो एक IABP करके डिवाइस हमारे पास भी अवेलेबल रहती है। ये अगर किसी कोई पेशेंट सडन हार्ट फेलियर में हमारे पास आया और बीपी बहुत कम हो गया हो तो 20 से 30 मिलीमीटर तक बीपी को बढ़ा सकता है। बिल्कुल नॉर्मल बीपी को ये नहीं कर सकता, थोड़ा सा बीपी को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। थैंक यू।